नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वैभव पांडे है और इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए नेक्स्ट वीक में आज 31 है और हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 2 वीक्स में मार्केट की क्या रहने की संभावना है, किस तरह का एंटिसिपेशन बनेगा। और साथ में ये भी देख लेंगे हम लोग कि जो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने एंटिसिपेशंस लगाए थे वो कहाँ तक ठीक जा रहे हैं, कौन सा चार्ट क्या फॉलो कर रहा है और कौन सा सेक्टर क्या फॉलो कर रहा है, ये कहाँ तक ठीक रहेगा, जिससे कि हमें आगे के लिए और ज़्यादा हमें क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, हमें आगे के लिए और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए निफ्टी का चार्ट जो है, ये लगा के ये जो जैसा मैंने पिछले वीडियो में ये पैटर्न्स बनाए थे, जो लाइंस जो ड्रॉ की थी, ये ऐसी ही मैंने छोड़ दी। शायद एक आध में किसी में इंटरप्शन किया होगा, अदरवाइज मैंने ऐसी छोड़ दी जिससे हम लोग इसको क्लियरली पता लगा सके कि कहाँ से कहाँ गया है मार्केट, क्या रहा है इसका रिजल्ट जो है वो कैसा रहा है। तो अब जैसे आप लोगों को पता है सेटअप बड़ा ही सिंपल है हमारा, आरएसआई वगैरह सीएमएफ ये सब रहता है। ओके, और हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि डेटा में, क्योंकि फिर वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो मैं सिखाने के लिए आप लोगों को एकदम बहुत ही नॉर्मल तरीके से चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ करके और आरएसआई या सीएमएफ लेके आपको बताता हूँ। तो इसमें देख लेते हैं निफ्टी के अंदर, अगर मैं ये 4 आवर्स का चार्ट है, मैं इसको वन डे कर देता हूँ इसको। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 2 बार ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो आया था, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पे ये एक हेड एंड शोल्डर्स बना था इस जगह पर। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी। ये लाइन बनी थी करीब 25,200 पर, और यही जो हमारा पुराना रेसिस्टेंस बना हुआ था, उस रेसिस्टेंस को तोड़ के ये मार्केट जो है ऊपर गया था 25,600 तक। उसके बाद लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये एक अपकमिंग अपवर्ड चैनल की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में इसने ये चैनल जो है ये इसको ब्रेक किया और अब ये नीचे की साइड में आ चुका है। तो दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ डे चार्ट के अंदर कि आरएसआई भी 40.9 है। ओके, 50 से नीचे आरएसआई जो होती है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ होती है, मान के चलते हैं हम लोग। सीएमएफ जो है वो इस वक्त माइनस में आ चुका है। ओके, हालांकि प्राइस एक्शन सबसे बड़ी चीज होती है, तो हम उसको एक बार कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए जो 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 मैं चीजें मानता हूं, मैं वो चीजें आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये लाइन जो ये इस तरह की ड्रॉ कर रखी है, पैटर्न ड्रॉ कर रखा है, इस पैटर्न को तोड़ के, इस पैटर्न का सपोर्ट को तोड़ने के बाद निफ्टी जो है वो नीचे आया है। और अगर मैं ये पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, ये कर्वी पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? आपको ये मिलता है कि निफ्टी अभी भी वीक है। ये पिछले वीडियो के अंदर भी हमने कंक्लूजन निकाल लिया था कि निफ्टी जो है वो वीक है। बैंक निफ्टी वीक टू नॉर्मल है या कंसोलिडेशन में है, और निफ्टी जो है वो थोड़ी अब वीक हो चुकी है। तो उस तरह का उसने अपना फॉलोअप भी दिया है। वो जो हम लोग जो सोच रहे थे वैसा ही हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हम सोचें वैसा ही हो, पर यहाँ पर इसने ऐसा किया है। तो अभी इस वक्त में निफ्टी को हम डाउन मान के ही चलेंगे। आने वाले वीक 2 वीक्स के अंदर आप निफ्टी को अभी अप नहीं मान सकते हैं, ओके, जब तक कि कोई नया सेटअप ना बने। अब हम लोग देख लेते हैं सेंसेक्स की तरफ। मोस्टली सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो सेम ही पैटर्न फॉलो करता है, और यही वो पुराने पैटर्न्स भी हैं जो हमने टच किए थे। सेंसेक्स के अंदर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 2 बार यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन जो है, और ये तीसरी बार यहाँ पर आ गई। इसी सपोर्ट लाइन से सेंसेक्स ने फिर से जो है सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर सेंसेक्स क्लियरली आप देख सकते हैं सेम निफ्टी वाला पैटर्न बना रहा है। ये देखिए तेजी से नीचे जाने की भी संभावना इसकी हो सकती है। तो आप अभी सेंसेक्स और निफ्टी को ऊपर अपसाइड की तरफ अभी ना देखें, या तो कंसोलिडेशन होगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगी। और डाउन साइड का मतलब ये नहीं कि आप लोग ये उम्मीद लगा लें कि एकदम भरभराते हुए गिर जाएगा, 1000-2000 पॉइंट गिर जाएगा, नहीं। जो ट्रेंड जो होता है वो उस तरफ का बना हुआ है, तो धीरे धीरे भी नीचे जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जो थोड़ा अलग होता है बैंक निफ्टी। जनरली बैंक निफ्टी थोड़ा अलग होता है, और मुझे यहाँ पर भी उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। ये पुराने पैटर्न्स जो हैं, ये पुरानी ड्राइंग जो ये ड्रॉ करके रखी थी, ये पुराना अपना सपोर्ट लाइन पे काफ़ी टाइम तक चला। उसके बाद से इसने यहाँ पर इस चैनल को तोड़ के इसने अपने जो रेसिस्टेंस लाइन है, वो रेसिस्टेंस लाइन जो है वो नीचे आती गई, और फाइनली बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अपना जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर
मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में कुछ और कंसोलिडेशन आ सकता है। हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा टूट जाए, निफ्टी थोड़ा सा डाउन हो जाए और बैंक निफ्टी अपने इस पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जो है, एक मिनट, कुछ कंसोलिडेशन जोन जो है वो यहाँ पे बनाए अगले एक वीक तक, ऐसा हो सकता है। ओके, अदरवाइज इसका बैंक निफ्टी का भी मैं डाउन साइड पर ही अभी इस वक्त में जाना चाहूंगा जब तक कि कोई मुझे ऐसा इसमें पैटर्न या चार्ट ना दिखे जो कुछ अपसाइड या कोई ऐसा कैंडल स्टिक दिख जाए जो स्ट्रांगली डे कैंडल स्टिक या वीक कैंडल स्टिक जो स्ट्रांगली इसको अपसाइड की तरफ थोड़ा सा इंडिकेट करता हो। क्योंकि आरएसआई भी हमें यहाँ पर कमी दिख रही है, 38 की आरएसआई आप लोग देख सकते हैं और सीएमएफ भी जो है वो माइनस के अंदर ही है। ठीक है, तो इन तीन का हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसी बीच में आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप और हम मिडिल क्लास लोग हैं और ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट को समझकर उसके साथ में ट्रेड किया जाए, मार्केट को कोई जोक ना समझा जाए। मैं ये कई बार ये बातें समझा चुका हूँ आपको और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी जो बुक है उस बुक को बार बार पढ़ें और एक बार पढ़ने से वो सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी, आपको वो आदतें नहीं लगेंगी जो चाहिए होंगी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। आप अगर सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एक बार उस बुक को कई बार उस बुक को पढ़ें, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मार्केट के अंदर आप लॉस करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे लॉस से प्रॉफिट करते हैं। तो मैं किसी भी हाल में अपने कम से कम क्लाइंट से ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग लॉस करें। तो जो मार्केट की साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो मेरी बुक पढ़ें, मैं अपना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा। अब हम बात करते हैं ऑटो की। मैं इसे डे चार्ट में ले लेता हूँ। एक ही बात है, 4 आवर्स या डे चार्ट कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करके 4 आवर्स में देखने लग गया हूँ। देखिए ऑटो जो है, CNX ऑटो जो है यानी निफ्टी ऑटो जो है, वो आपको पहले क्या दिखा रहा है, आपको पहले एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा है। यानी कि जब डाउन साइड के बाद में अगर एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ये पैटर्न, ये देखिए डाउन साइड के बाद में इस तरह का जब पैटर्न बनता है तो वो पैटर्न जनरली अपसाइड का लिए हुए होता है। ओके, अपसाइड पोटेंशियल लिए हुए होता है। यहाँ पर ये हमें डाउन साइड दिखाई दे रहा है और उसके बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर में अभी इस वक्त में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मैं अभी इस वक्त में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी ऑटो सेक्टर में मुझे उम्मीद नहीं है कि आएंगे। तो इस वजह से मैं ऑटो सेक्टर को अभी न्यूट्रल पर रखूंगा। मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ऑटो सेक्टर जो है यहाँ से कोई एक साइड में सर्टेनिटी से चला जाए। तो ऑटो सेक्टर को हम लोग इस वक्त में न्यूट्रल पे रखेंगे और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर सकता है। ओके, बात कर लेते हैं फार्मा की। फार्मा के अंदर ये देखिए लाइंस पहले बना के रख रखी हैं, ये वही पिछले वीक की लाइंस हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग सपोर्ट जोन था और सपोर्ट जोन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया, यानी कि एक कर्व बनाने लग गया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यही कंक्लूड किया था कि फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा सेक्टर है इस वक्त में अपसाइड के लिए। और फार्मा सेक्टर अभी भी मैं मान रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर आज का अगर मैं देखूँ, फार्मा सेक्टर 1.31% डाउन है, बट दैट डजंट मेक एनी डाउनसाइड सेंस टू मी। तो फार्मा सेक्टर के लिए मैं यहाँ पर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये अपसाइड ही है और अभी तक इसने अपसाइड ही दिखाया है। अभी तक ये अपने सपोर्ट से बिल्कुल भी डाउन नहीं गया, जो भी इसका कर्वी सपोर्ट था उससे भी ये डाउन नहीं गया। ओके, चलिए अब PSU बैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो एक ही सपोर्ट जोन नीचे जो है मैंने बनाया था और एक अपसाइड का जोन जो कि रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर बार बार जो है PSU सेक्टर जो है, PSU बैंक सेक्टर जो है वो टकराया ऊपर, तो वहाँ पे ये सपोर्ट बनाया गया और इसका RSI जो है वो इस वक्त में 39 आ चुका है, जो कि अब अच्छा नहीं है। 39 RSI बहुत अच्छा नहीं होता। तो हम लोगों ने ये यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश की थी कि देखिए डाउन साइड, थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ डाउन साइड यहाँ पर आया है। उसके बाद में इसने एक बोल पैटर्न बनाया है, ये वाला बोल पैटर्न,
ये जनरली पैटर्न जो है ये अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, अपसाइड के लिए माना जाता है। तो इस तरह का ये हमने एक यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ किया था, जिससे ये पता चल रहा था कि हाँ कुछ हद तक ये ऐसा लग रहा है कि ये अपसाइड जाएगा, लेकिन इसने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट यहाँ पर ये एक डाउनसाइड दिखाया है। और अभी भी ऐसा हो सकता है कि ये अपसाइड चला जाए, क्योंकि मैं पास्ट में भी देख रहा हूँ कि ये देखिए इसके कितने बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस आए हैं PSU बैंक्स के। तो यहाँ ये हो सकता है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए PSU बैंक्स और उसके बाद में फिर से या तो कंसोलिडेशन आ जाए या अप आ जाए। तो PSU बैंक्स में भी इस वक्त में हमें वेट करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि PSU बैंक्स अभी हमें कोई क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, हालांकि जो ये अपसाइड का जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को तो इसने, इस पैटर्न को तो इसने ब्रेक कर दिया और ये नीचे आ चुका है। ओके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जिस तरीके से, ये देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था पिछले वीडियो के अंदर कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का क्या रह सकता है, तो डाउनसाइड का हम लोगों ने सोचा था, एंटिसिपेट किया था, तो वैसा ही उसने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने अभी तक वो दिखाया है। यहाँ से ये डाउनसाइड दिखा रहा है, क्योंकि ये जो कर्व बना रहा है, ये कर्वी पैटर्न जो है, ये कर्वी पैटर्न हमेशा जनरली जो है उसी साइड पर होता है जिस साइड पर कर्व जा रहा हो, जिस तरफ पे कर्व मुड़ रहा हो। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इसने इसी तरीके से PSUs ने, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने बिहेव किया है जिस तरीके से कर्व बना था। और इसकी RSI जो है वो 33 है, तो 33 RSI जो है इस वक्त में डाउन भी मानी जाएगी किसी भी हाल में। तो आप लोग नोट करते रहिए कौन से सेक्टर कौन सा है। अच्छा, मैं आप लोगों को सेक्टोरल बता क्यों रहा हूँ, एक बार अगर आप में से कई लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में आसानी रहती है, ट्रेंड को देखने में आसानी रहती है। मान लीजिए आपको कोई एक सेक्टर जो है वो आपका बुलिश है और आपने उसके अंदर कोई एक स्टॉक देख लिया जो वो भी बुलिश है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो स्टॉक जो है वो आपके अकॉर्डिंग बुलिश होगा या आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग सेक्टर की बात कर लेते हैं। जनरली हम सेक्टर देखें, सेक्टर अगर ठीक ठाक लगे तो उसके बाद उसमें से स्टॉक चूज करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स देखिए, मेटल्स यहाँ पर एक हायर वेज बना रहे थे और यहाँ पर हम लोगों को ये उम्मीद थी कि ये यहाँ से डाउनसाइड जाएगा, क्योंकि जो हायर वेज जो होता है वो जनरली डाउनसाइड के लिए आगे पोटेंशियल दिखाता है। लेकिन यहाँ पर कोई बहुत शार्प डाउनसाइड नहीं हुआ और मैं अभी इसको बस जस्ट ब्रेक डाउन ही किया है इसने डाउनसाइड मेटल्स ने। तो मैं वेट ही करेंगे, वैसे ये डाउनसाइड की तरफ ही जा रहा है, पर हम लोग वेट करेंगे अगर अच्छा कोई इसमें डाउनसाइड मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो एज एंटिसिपेटेड ये भी डाउनसाइड की तरफ जा रहा है। अब निफ्टी एनर्जी की तरफ आते हैं। निफ्टी एनर्जी, ये देखिए ये दो पैटर्न्स, दो लाइन ड्रॉ कर रखी थी हमने। एक ये सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन के लेने के बाद अगर ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ये डाउन हुआ है उसी तरीके से अगर ऊपर चला जाता तो ये बहुत मजबूत हो जाता है, इसके चांसेस हाई के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर इसने फिर से एक डोम शेप कर्व बनाना शुरू किया और हम लोगों का आइडिया ये था कि ये बिल्कुल किसकी तरह, PSUs की तरह ये डाउन जाएगा और ये उसी तरीके से ये डाउन भी जा रहा है। अपना धीरे धीरे अपने आराम से चहलकदमी करते हुए वो जो पैटर्न बना रहा है उसी पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है और उसको चला रहा है। ओके, सो ये भी अभी एनर्जी सेक्टर भी अभी डाउन साइड पर ही है। अब हम फाइनेंस देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल स्टॉक जो है वो अभी भी जो एक जो ये क्या कहते हैं, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, ये जो चैनल है, इस चैनल के अंदर ही हम लोगों ने देखा था कि ये या तो ऊपर जाए चैनल को तोड़ के या नीचे आए तोड़ के, तो तब तक हम इसका वेट करेंगे और अभी भी हम इसका वेट ही कर रहे हैं। अभी तक ये चैनल के अंदर ही है, तो कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर है। तो अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, आयरन कॉन्डोर बनाना चाहते हैं, तो CNX फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ठीक है इस वक्त में। सीधी तरीके से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी कंजम्पशन भी है, वो भी अपने इसी चैनल के अंदर जो है वो बैठा हुआ है और हम लोग इसमें वेट करेंगे। हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे RSI अगर मैं देखूँ तो 52 पर है RSI। तो 52 की RSI न्यूट्रल टू अपसाइड का इंडिकेशन देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये चैनल बना है, ये चैनल भी अपसाइड चैनल है। ओके, तो मैं अभी इसको निफ्टी कंजम्पशन सेक्टर को मैं अभी डाउन साइड पे नहीं मानूंगा। अब बात कर लेते हैं FMCG सेक्टर की। FMCG सेक्टर डाउन साइड पर था। ये देखिए, ये जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन को इसने रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ तक तो इसने इसको रेस्पेक्ट किया और उसके बाद में ये फिर से यहाँ पे अपसाइड चला गया। ओके, तो अब क्या है कि अब ये लाइन जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है। हाल फिलहाल में ये लाइन जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है। अब इस लाइन का कोई काम नहीं रहा। ओके,
अब हम करते हैं कि हम एक सीधी लाइन यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए कुछ हद तक ये लाइन इसको फॉलो कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से फॉलो कर लेगी, पर हमें अंदेशा क्या लगाना है, हमें ये देखना है क्या पैटर्न बन सकता है। इस वक्त में जो पैटर्न बन रहा है वो आगे जाके कैसा हो सकता है, हमें ये अंदाजा लगाना है। ये देखिए, तो अगर मैं बात करूं एफएमसीजी सेक्टर की, तो रिसेंट में कुछ एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं जैसे पतंजलि फूड्स है और एक दो और एचयूएल वगैरह मैंने देखे थे। तो ये स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए अब तैयार हैं। सो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी एफएमसीजी जो है वो ब्रेकआउट दे दे अपसाइड पर, और ऐसे इस तरह के कुछ हमारे पास बन भी रहे हैं पैटर्न। मैं देख ही रहा हूँ आपके सामने ही, मैंने जो पुराना पैटर्न जो था उसे विड्रॉ किया और नए पैटर्न को मैंने बनाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आ जाए, या फिर हो सकता है कि ये ऐसे ही बड़ा शांत तरीके से आजकल जैसे हो भी रहा है कई स्टॉक्स में, ब्रेकआउट का पैटर्न बनाने के बाद भी वो बड़े धीरे धीरे कंसोलिडेशन जोन में ही रहते हैं। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है। आरएसआई इसकी 54 के आसपास है, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। और हम लोग और कुछ 2-4 दिन वेट कर लेते हैं और इसका अपसाइड या डाउनसाइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का हम लोग वेट करेंगे। आईटी सेक्टर जो है ये देख लेते हैं हम लोग। आईटी सेक्टर देखिए मुझे अभी भी याद है कि लास्ट वीडियो में आईटी सेक्टर जो है वो यहाँ पर कई बार यहाँ पर टकराया इस सपोर्ट लाइन से। तो इसको देखते हुए, और ये साथ में ये इस तरह का डोम शेप भी बना रहा था, कर्वी पैटर्न भी बना रहा था, वो देख के हम लोगों को अंदाजा हो चुका था कि आईटी सेक्टर जो है वो अब डाउन जाने की उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और यही हमने इसको कंक्लूड भी किया था कि आईटी सेक्टर में डाउनसाइड की बैट लगानी चाहिए, और अभी तक उसने उसे फॉलो किया है, आईटी डाउनसाइड ही गया। अभी भी कोई अपसाइड का भी कोई पोटेंशियल नहीं है। जब तक कि अपसाइड की तरफ ये कोई अपना ऐसा रुख दिखाता है चार्ट में, तब तक हम इसको डाउनसाइड ही मानेंगे, क्योंकि इसकी आरएसआई भी आप लोग देख सकते हैं 25 के आसपास है। ये देखिए यहाँ पे आरएसआई 25 के आसपास है। तो कोई भी आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वक्त आईटी में अपसाइड में ना जाएं, जब तक कि कोई आपको अपसाइड का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ना दिखे। रियल्टी के बारे में मुझे याद है, मैंने बहुत ही अच्छी तरह याद है कि रियल्टी की डाउनसाइड के बारे में ही हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि उसका पैटर्न भी बड़ा इजीली अब तो आप लोग पहचान गए होंगे। ये पैटर्न जो है ये कई सारे सेक्टर्स ने बनाया है, रियल्टी भी यही पैटर्न बना रहा था और बहुत ही खूबसूरती के साथ में रियल्टी ने उसको फॉलो किया है। मैं देख रहा था ओबेरॉय रियल्टी जो है वो कितनी तेजी से नीचे आता जा रहा है। तो जैसा रियल्टी ये फॉर्म कर रहा है उसी तरीके से ओबेरॉय रियल्टी नीचे आता जा रहा था। तो इसको भी हम डाउनसाइड की तरफ ही मानेंगे, इसको शॉर्ट किया जा सकता है रियल्टी सेक्टर को। अब बात कर लेते हैं मीडिया। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था मैं मीडिया को ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ, क्योंकि मीडिया के स्टॉक्स मुझे पिछले कुछ सालों से समझ में आ नहीं रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसका मैं अगर चार्ट पैटर्न बनाना चाहूँ तो मीडिया इस वक्त में डाउनसाइड ही दिखा रही है, न्यूट्रल टू डाउनसाइड ही दिखा रही है। और मैं इसमें जनरली काम नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप काम करना चाहें तो आप या तो कमेंट करें या फिर मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें कि मीडिया सेक्टर का थोड़ा एनालिसिस कर दें, तो मैं उसका एनालिसिस कर दूंगा। फिलहाल में मुझे मीडिया डाउनसाइड में ही दिख रही है और मैं कोई खास इसको फॉलो करता नहीं हूँ। ओके, सो ये हमने दिखा दिया। यूएसडी आईएनआर की एक और बात थी। अच्छा, बिल्कुल ओके। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखिए यहाँ पर यही कंक्लूड किया था कि ये जिस तरीके से इसने यहाँ पर ये बोल बनाया, कप एंड हैंडल, कुछ फॉर्म का कप एंड हैंडल है, परफेक्ट कप एंड हैंडल नहीं है, तो ये बनाया है इसने और यहाँ से ये एक हायर डोज देने लग गया है। तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और उसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है यूएसडी आईएनआर ने। हालांकि अब हम लोग यूएसडी आईएनआर में इस वक्त में एक्सचेंज जो है वो अलाउ नहीं करता है काम करना, पर फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको ये बताया था। और अभी भी ये बहुत बुलिश है यूएसडी आईएनआर। बुलिश का मतलब है यूएसडी आईएनआर बढ़ेगा, इसका मतलब है कि रुपया जो है वो कमजोर होगा। ओके, अभी 87.54 है, हो सकता है ये 89 तक पहुंच जाए, इसका इजीली ये चांसेस बनते हैं। ओके, तो ये मेरा एनालिसिस था आप लोगों के लिए। मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें कमोडिटीज का एक एनालिसिस कर लेते हैं छोटे टाइम पीरियड के लिए, ओके, कंसोलिडेशन पीरियड के लिए। सो उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे। और दूसरे एक वीडियो के अंदर मैंने जो एक सर्वे करवाया था आप लोगों से, उस सर्वे के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो उनको मैंने एवरेज डाउन कर लिया है, सम अप कर लिया है, कुछ
जेनरिक क्वेश्चंस के अंदर जो लोगों ने अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा, जो वो क्वेश्चंस जो है, जो क्वेरीज हैं, उनका मैं आंसर दे दूंगा आप लोगों को। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, और ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं।